हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड ग्रेड 2015 के पेपर में गणित विषय में जो 20% शिक्षण वीडियो के आए थे वो हम इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा, जिसमें आपको साइकोलॉजी के विभिन्न राज्यों के टेट के पेपर मिल जाएंगे। इसके साथ ही सेकेंड ग्रेड के जो शिक्षण वीडियो के प्रश्न हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 2011 भर्ती 13, 15, 16, 18 लगभग 6 भर्तियाँ हुई हैं राजस्थान में दोस्तों सेकंड ग्रेड की, और मैंने सभी के आपको क्वेश्चन वो करवा दिए हैं। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मेरी तो राय यही है, आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, आपको टोटल पेपर देखने हैं। टोटल 600 प्रश्न हो गए हैं दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं 600 में से मान लीजिए आप साइंस मैथ से हैं, तो आप जैसे सामाजिक का पेपर देखेंगे तो उसमें 2-3 क्वेश्चन को छोड़ देंगे तो सामाजिक से कोई लेना देना नहीं है। वही मूल्यांकन, वही शिक्षण विधियाँ, पूरा का पूरा सेम है, सब कुछ पूरा सिलेबस सेम है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हो। तो आपको लगभग पूरे क्वेश्चन देखने हैं। अगर आपकी संस्कृत लैंग्वेज नहीं है तो भी आप संस्कृत के दोस्तों देख सकते हैं, क्योंकि संस्कृत के क्वेश्चन वो हिंदी में आते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप संस्कृत का पढ़ लेंगे तो आपको हिंदी में वो बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो और बाकी आपकी मर्ज़ी है दोस्तों, आप जितना देखना चाहें उतना देख लें, लेकिन पर्सनली मेरी आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप पूरे पेपर देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, वो एग्ज़ाम में होने वाला है। अब हम शुरू करते हैं दोस्तों आज का हमारा पेपर गणित विषय का। बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। तो ये देखिए दोस्तों, मैथ सब्जेक्ट का पेपर स्पेशल एजुकेशन 2015, और दोस्तों इसकी एग्ज़ाम 2018 में हुई है। मैंने आपको पहले के पेपर में भी बताया, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है वो रहने वाले हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में 2018 लेटेस्ट एग्ज़ाम है दोस्तों। 2018 में 3 पेपर हुए थे, 2018 और 2019 में। तो ये क्वेश्चन तो आपको कम से कम देखने ही है। इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है वो दोस्तों शिक्षण विधियों के रिपीट होने वाले हैं। अब हम शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है 131 नंबर से शुरू होंगे शिक्षण विधियों के। तो ये देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश में देख लेना, मैं हिंदी के करवा रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है? गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या की जाती है। तो दोस्तों ये तो विशेषता है, इसकी प्रकृति है गणित की। गणित की अपनी भाषा होती है। बिल्कुल दोस्तों, गणित में आप सबको पता है कि संकेतों की भाषा चलती है। गणित में सामान्य अनुमान का क्षेत्र व्यापक होता है और गणित जगतजन्य विषय नहीं है। तो दोस्तों एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आपने पूरे ऑप्शन देखे हैं तो ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। गणित जगतजन्य विषय नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। तो ये बात है वो सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के द्वारा सुझावित गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य है? गणितीयकरण के लिए बालकों की योग्यता का विकास करना, अंकगणितीय क्षमता का बालकों में विकास, बीजगणितीय समस्याओं को हल करने की योग्यता का विकास और ज्यामितीय समस्याओं को हल करने की योग्यता का विकास। तो दोस्तों ये भी आसान प्रश्न है। आप सबको पता है कि एनसीएफ 2005 से सुझाव ये देता है कि बच्चों में गणितीयकरण का मतलब योग्यता का विकास करना चाहिए, ताकि बच्चा है वो अपने आप गणित से आकर्षित होगा और गणित को पढ़ेगा, समझने की कोशिश करेगा। और वैसे भी दोस्तों नीचे वाली 3 चीज़ें तो ऑप्शन नंबर 1 में ही सम्मिलित हैं कि अंकगणित, बीजगणित और ज्यामितीय, तो गणित की अलग अलग शाखाएं हैं। तो बच्चे में सबसे ज़्यादा गणितीयकरण की योग्यता का विकास करने का टारगेट है या सबसे मुख्य लक्ष्य है वो एनसीएफ 2005 का था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित की उन्नति तथा देश की संपन्नता से संबंधित है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो दोस्तों प्रसिद्ध कथन है, गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, यह कथन है नेपोलियन का। ऑप्शन नंबर 1 का वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों सामाजिक लक्ष्य से संबंधित ये कथन है वो दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 है यहाँ पर बिल्कुल राइट है। फिर अगला प्रश्न, निम्न में से गणित शिक्षण में मुख्य कार्य का अर्थ है? उच्चारण के साथ कार्य करना, अनुवाचन द्वारा पहाड़े याद करना, बिना कागज पेंसिल प्रश्नों को हल करना और बिना लिखे हलों को याद करना। तो निम्न में से गणित शिक्षण में मुख्य कार्य का अर्थ है, तो दोस्तों मुख्य कार्य का अर्थ है कि बिना कागज पेंसिल प्रश्नों को हल करना। ये वापस से मतलब 1, 2 और 4 नंबर तो 3 नंबर में शामिल हो जाएंगे। बिना कागज पेंसिल के आप प्रश्नों को हल करेंगे तो वहाँ पर मुख्य कार्य है, तो ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गणित क्लब में गणित शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए? अध्यक्ष, सचिव, परामर्शदाता और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों लगभग कहीं पर भी कोई भी बात की जाए, शिक्षक की कोई भी भूमिका होगी वो लगभग हर जगह बात की गई है, शिक्षक का वो परामर्शदाता की भूमिका निभाएगा।
तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट है। शिक्षक की कोई भी भूमिका, मान लीजिए आपको प्रश्न याद नहीं है, आपको तुक्का लगाना है, तो आप सबसे पहले परामर्शदाता या काउंसलर, इससे बात पर आप तुक्का लगाएं, क्योंकि लगभग हर चीज़ में शिक्षक को परामर्शदाता की भूमिका के लिए कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस शिक्षक विधि का लक्ष्य विद्यार्थियों की सहायता से सामान्यीकरण करवाना है? आगमन विधि, व्याख्यान विधि, सामान्य विधि और संश्लेषणात्मक विधि। तो यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सी शिक्षण विधि का लक्ष्य विद्यार्थियों की सहायता से सामान्यीकरण करवाना है। थोड़ा सा हिंट आपको दे रखा है दोस्तों, आप सबको पता है कि शिक्षण विधि का लक्ष्य विद्यार्थियों की सहायता से सामान्यीकरण। तो विद्यार्थियों की सहायता से सामान्यीकरण दोस्तों आगमन विधि में होता है। अध्यापक वो निरंतर मतलब बालकों के सामने उदाहरण देता जाता है, तो लास्ट में उदाहरणों की सहायता से जो कथन है या फिर हम कहेंगे जो सूत्र है, सूत्र का निर्माण वो विद्यार्थी कर लेते हैं अपने आप। देखते हैं कि हाँ हर बार यही है वो तरीका अपनाया जा रहा है, मतलब ये कोई सूत्र है। तो विद्यार्थियों की सहायता से सामान्यीकरण है वो आगमन विधि में करवाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट हो जाएगा दोस्तों। शानदार प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा समावेशी कक्षा कक्ष के लिए सहयोगात्मक आकलन की विशेषता नहीं है? विद्यार्थियों की योग्यताओं, क्षमताओं, आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करना। आकलन एक सतत प्रक्रिया है। विद्यार्थियों का आकलन का निष्क्रिय पाने वाले के रूप में देखना चाहिए और अधिगम प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो दोस्तों 137 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थियों को आकलन का निष्क्रिय पाने वाले के रूप में देखना चाहिए। तो दोस्तों ये नेगेटिव बात है, ये तो बिल्कुल नहीं होगी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इजी सा क्वेश्चन है दोस्तों, आप सारे ऑप्शन देखेंगे और थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप शिक्षण वीडियो में लगभग सभी प्रश्नों को सही कर सकते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए बनाए गए फोकस समूह की रिपोर्ट के अनुसार ऐसी कक्षा जिसमें सामान्य के साथ विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे भी हों, विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या होनी चाहिए 15, 20, 25 और 30। दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे प्रश्न है वो आपने बहुत कम पढ़े होंगे और ये समावेशी कक्षा वाला दोस्तों आ सकता है, क्योंकि अगर आपने लास्ट टाइम वाला पेपर देखा होगा तो साइकोलॉजी में लगभग 3 से 4 प्रश्न समावेशी कक्षा से संबंधित थे। तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि इसके तुरंत बाद में वो इसी का पेपर, मतलब ये जो स्पेशल टीचर वाली भर्ती है, इसके साइकोलॉजी के प्रश्न का भी मैं 20 प्रश्न आते हैं सेकंड ग्रेड में, वो भी मैं करवाऊँगा। तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और सभी वीडियो देखें और इसका लाभ उठाएं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 20 कक्षा, मतलब 20 ही बच्चे होने चाहिए कक्षा में। यहाँ पर साफ साफ दे रखा है कि एनसीएफ 2005 के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए बनाए गए फोकस समूह की रिपोर्ट के अनुसार ऐसी कक्षा जिसमें सामान्य के साथ विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे भी हों, तो विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या होनी चाहिए दोस्तों 20 विद्यार्थी ही अधिकतम होने चाहिए। 138 में ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल राइट है। और वैसे अगर हम बात करें तो आप सबको पता होगा 1 से 5 अगर क्लास है तो वहाँ पर अध्यापक जो शिक्षक अनुपात है वो 40:1 होता है। वैसे अगर 200 से ज़्यादा बच्चे हों तो 40:1 होता है, और आपके मतलब 200 या कोई भी नाम नहीं लिखा हुआ है तो दोस्तों 30:1 होता है। ये बात आप ध्यान में रखना, इसकी वजह से प्रश्न वो गलत हो सकते हैं। अगर कक्षा 1 से 5 की बात कर रहा है और वहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या नहीं दे रखी है, मान लीजिए 100 बच्चे हैं या 150 बच्चे हैं या 200 बच्चे हैं, अगर कोई भी संख्या नहीं आती है तो आपको 30:1 करना है। और अगर वहाँ पर आपको विद्यार्थियों की संख्या दे दे कि 200 से ज़्यादा मतलब पढ़ते हैं बच्चे, तो कितने अनुपात है वो होना चाहिए, तो दोस्तों फिर आपको 40:1 करना है। अगर नहीं आता है तो आपको 30:1 ही करना है। और कक्षा 6 से 8 होता है दोस्तों, वहाँ पर छात्र शिक्षक अनुपात है वो 35:1 होता है। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। इजी प्रश्न है, कन्फ्यूज़न की वजह से आपका गलत हो सकता है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। अगर बच्चों की संख्या नहीं दे रखी है तो आपको कक्षा 1 से 5 में 30:1 करना है, वरना आपको 40:1 करना है अगर वहाँ पर छात्रों की संख्या वो दे देता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नांकित में से कक्षा कक्ष उद्देश्यों के विभागगत पदों में परिवर्तन को प्रतिनिधित्व नहीं करता है? प्रत्यास्मरण, पहचान, अवबोध और गणना। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा अवबोध। ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कक्षा कक्ष उद्देश्यों के विभागगत पदों में परिवर्तन को प्रतिनिधित्व नहीं करता है, विभागगत परिवर्तनों को प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो यहाँ पर हो जाएगा अवबोध। ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल राइट है। फिर आता है अगला प्रश्न 140 नंबर। वैसे बात करें तो 10वां प्रश्न है, ह्यूरिस्टिक विधि का प्रतिपादन किसने किया था? फ्रोबेल, किलपैट्रिक, बर्ट्रैंड रसेल और एच.ई. आर्मस्ट्रॉन्ग। तो दोस्तों ह्यूरिस्टिक विधि का प्रतिपादन आप सबको पता है आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा किया गया है। इसके अलावा दोस्तों इसके 2 कथन है वो दोनों आपको याद करने हैं। एक तो है आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा दिया गया, एक है हेरलॉक का। ये दोनों चीज़ें आपको याद
हरलोक नहीं, सॉरी दोस्तों, हर्बर्ट स्पेंसर का कथन है शायद। ये दोनों कथन बहुत बार एग्जाम में आते हैं, दोनों कथन आपको याद करने हैं ह्यूरिस्टिक विधि से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नांकित में से जियोजेब्रा है एक गणित की शाखा, गणित पढ़ाने के लिए एक सॉफ्टवेयर, एक गणित का शिक्षक और एक शिक्षक प्रतिमान। तो दोस्तों ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो निम्नांकित में से जियोजेब्रा है वो क्या है, तो गणित पढ़ाने के लिए एक सॉफ्टवेयर का नाम है दोस्तों जियोजेब्रा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जियोजेब्रा वो गणित पढ़ाने के लिए एक सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल राइट है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नांकित में से कौन सा गणित में पिछड़ेपन का कारण नहीं हो सकता? शारीरिक विकलांगता, मानसिक विकलांगता, भावनात्मक असमायोजन और गरीबी। तो गणित में पिछड़ेपन का कारण वो क्या नहीं हो सकता? दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा गरीबी। गरीबी का कोई भी है वो किसी भी सब्जेक्ट में दोस्तों, गणित हो या कोई भी विषय हो, उसमें पिछड़ेपन का कारण वो गरीबी नहीं हो सकती है। शारीरिक विकलांगता का जरूर दोस्तों आप सबको पता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो आपके पास अगर आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो वहाँ पर स्वस्थ मस्तिष्क भी नहीं हो सकता। अरस्तु की परिभाषा आप सबको पता है। तो शारीरिक विकलांगता, मानसिक विकलांगता और भावनात्मक असमायोजन, ये तीनों चीज़ें वो पिछड़ेपन का कारण हो सकती हैं, लेकिन गरीबी है वो पिछड़ेपन का कारण नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नांकित में से कौन सा शिक्षक सामग्री का प्रमुख कार्य है? ज्ञानेंद्रियों का अधिकतम उपयोग, ध्यान आकर्षित करना, समय व ऊर्जा बचाना, समस्या को हल करना। तो निम्न में से कौन सा शिक्षक सामग्री का प्रमुख कार्य है? तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ज्ञानेंद्रियों का अधिकतम उपयोग करना। ऑप्शन नंबर 1 का वो राइट है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नांकित में से प्रभावपूर्ण ढंग से गणित पढ़ाने के लिए कम खर्च स्वयं द्वारा आसपास के वातावरण से बनाए गए उपकरण को कहेंगे? आशुरचित शिक्षक सामग्री, सुधरी हुई शिक्षक सामग्री, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षक सामग्री। तो दोस्तों खुद के द्वारा आसपास के वातावरण से बनाए गए उपकरण वो आप सबको पता है आशुरचित शिक्षक के सामग्री के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 वो बिल्कुल राइट हो जाएगा 144 में, ऑप्शन नंबर 1। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नांकित में से कौन सा कार्य मनोगत्यात्मक क्षेत्र के मूल्यांकन का सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण है? लाभ के सूत्र का व्युत्पन्न, चतुर्भुज की रचना, त्रिकोणमितीय समीकरण को सिद्ध करना और बीजगणितीय व्यंजक का गुणनखंड करना। तो दोस्तों ये भी शानदार प्रश्न है। 145 में ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल राइट है। चतुर्भुज की रचना करना है, ये दोस्तों मनोगत्यात्मक क्षेत्र के मूल्यांकन का सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण है, चतुर्भुज की रचना कराना। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नांकित में से किस विकल्प द्वारा डिस्कैल्कुलेलिया का निदान संभव नहीं है? उपलब्धि परीक्षण, दैनिक अवलोकन, निदानात्मक परीक्षण और शारीरिक परीक्षण। तो डिस्क कैलकुलेलिया का निदान है वो संभव नहीं है। दोस्तों इजी प्रश्न है, अगर आपने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया तो आपका बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। शारीरिक परीक्षण दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं डिस्क कैलकुलेलिया होता क्या है। तो दोस्तों डिस्क कैलकुलेलिया ये है कि आप गणित से संबंधित कोई भी कैलकुलेशन वो नहीं कर सकते हैं, चाहे आपसे 2 गुना 3 भी पूछ ले तो भी आपको नहीं आएगा। आप 5 कर देंगे, जोड़ देंगे, घटा देंगे, लेकिन सही आपको कैलकुलेशन है वो नहीं आएगी। तो उसमें शारीरिक परीक्षण के द्वारा आप इसको सुधार नहीं सकते। आप निदानात्मक परीक्षण से सुधार सकते हैं, अवलोकन से कर सकते हैं, उपलब्धि परीक्षण से कर सकते हैं, लेकिन निदान है वो शारीरिक परीक्षण से तो बिल्कुल भी संभव नहीं है इसका। तो ऑप्शन नंबर 4 वो राइट हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नांकित में से शिक्षक मूल्यांकन प्रक्रिया हेतु सही क्रम होगा? शिक्षक मूल्यांकन प्रक्रिया दोस्तों शानदार प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, पहले बात करते हैं। ए है शिक्षक, बी है उपलब्धि परीक्षण, सी है निदानात्मक परीक्षण और डी है उपचारात्मक शिक्षक। तो सबसे पहले मतलब क्या करेंगे यहाँ पर, शिक्षक मूल्यांकन प्रक्रिया सबसे सही क्रम हो वो क्या होगा? तो दोस्तों 147 में ऑप्शन नंबर 1। सबसे पहले वो शिक्षक करेगा आपका उपलब्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण के बाद होगा निदानात्मक, लास्ट में होगा उपचारात्मक। तो ABCD यही क्रम वो दोस्तों होगा। ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल राइट है। फिर चलते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों 148वां ये। क्रिक के अनुसार धीमी गति से सीखने वालों की बुद्धि लब्धि होती है। तो दोस्तों ये साइकोलॉजी में भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नया प्रश्न है। मतलब क्रिक के अनुसार अभी तक मैंने ये नाम है वो नहीं सुना है, पहली बार सुन रहा हूँ। हो सकता है आप में से भी कई जने पहली बार ही सुन रहे होंगे। तो नया क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है, साइकोलॉजी के अंदर रिपीट हो सकता है और शिक्षण विधियों में तो आ ही सकता है। तो क्रिक के अनुसार धीमी गति से सीखने वालों की बुद्धि लब्धि होती है, यहाँ पर हो जाएगा 75 से 90। ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल राइट है, 75 से 90। और दोस्तों धीमी गति से सीखने वालों की बुद्धि लब्धि वो क्रो एंड क्रो के अनुसार 70 से कम बताइए, आप सबको पता ही होगा। वैसे 80 से 89 तक मानते हैं, टर्मन के अनुसार 80 से 89 तक। और क्रिक के अनुसार धीमी गति से सीखने वालों की बुद्धि लब्धि होती है 75 से 90। ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट है। ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। टर्मन मानता है 80 से 89, क्रो एंड क्रो 70 से कम
और क्रिक है वो 75 से 90, क्योंकि ये आया हुआ क्वेश्चन है तो रिपीट हो सकता है। फिर है दोस्तों आज का सेकंड लास्ट प्रश्न, प्रतिभाशाली बालकों का गणित की कक्षा में सर्वाधिक उपयुक्त उपयोग किस रूप में किया जा सकता है? मॉनिटर या कक्षा नायक के रूप में, कक्षा पढ़ाने में, कक्षा गतिविधियों में, संसाधन के रूप में और अन्य बच्चों को कॉपी चेकिंग में। तो दोस्तों प्रतिभाशाली बालकों का गणित की कक्षा में सर्वाधिक उपयुक्त उपयोग किस रूप में किया जा सकता है? तो ऐसा प्रश्न है जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, आपको अपनी समझ के अनुसार पेपर वो करना पड़ेगा अगर ऐसे प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों प्रतिभाशाली बच्चा है तो उसका कक्षा गतिविधियों में संसाधन के रूप में उसको काम में ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल राइट है, संसाधन के रूप में प्रतिभाशाली बच्चा वो काम आ सकता है। फिर है दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा एक उपलब्धि परीक्षण के निर्माण का सही क्रम है? ए है ब्लूप्रिंट तैयार करना, बी है प्रश्न पत्र तैयार करना, सी है प्रश्न पत्र का प्रशासन करना और डी है पद विश्लेषण। तो दोस्तों सबसे पहले है प्रश्न पत्र तैयार करना। प्रश्न पत्र तैयार करते हैं, सबसे पहले सही क्रम में उपलब्धि परीक्षण के लिए प्रश्न पत्र तैयार करना, फिर दोस्तों ब्लूप्रिंट बनाते हैं, उसके बाद पदों का विश्लेषण करते हैं और लास्ट में प्रश्न पत्र का प्रशासन करते हैं। मतलब BADC ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल राइट है। ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में सही क्रम कौन सा है। तो बच्चे हो सकते हैं कंफ्यूज कि ब्लूप्रिंट है वो सबसे पहले तैयार करते हैं, लेकिन ब्लूप्रिंट से पहले प्रश्न पत्र तैयार करना, उसके बाद है ब्लूप्रिंट तैयार करना, उसके बाद पदों का विश्लेषण सबका और लास्ट में है प्रश्न पत्र का प्रशासन करना। ऑप्शन नंबर 2 हो बिल्कुल राइट है। तो ये थे दोस्तों आज के 20 प्रश्न। हो सकता है इसमें आपको 2-4 प्रश्न और नहीं मिले हैं तो वो आपके बिल्कुल काम के हैं दोस्तों। हो सकता है कि उसमें से रिट 2021 में आ जाए और आपका सही हो तो आप औरों से 2 कदम है वो आगे होंगे। और यही उम्मीद है दोस्तों इस चैनल के जो जुड़े हुए हैं 18 से 20 व्यूअर्स, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो। तो आप पूरा वीडियो देखें और हर क्वेश्चन जो ना आए उसको दोस्तों लिखना है। अगर आप देखेंगे तो वापस भूल जाएंगे, या तो आपको पूरा वीडियो 2-3 बार रिपीट करना है, मतलब 4-5 दिनों के बाद, या फिर आप ना आए उसको मतलब एक जगह लिख लें और वापस से उनकी रीडिंग है वो लगा लें। जो आपकी इच्छा है वो आप काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आज मतलब मैथ सब्जेक्ट के 20 प्रश्न। कल हम साइंस के साथ मिलते हैं, साइंस के प्रश्नों को हल करेंगे। उसके बाद इंग्लिश का वीडियो आएगा और उसके बाद हम साइकोलॉजी के 20 प्रश्न वो करेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।